स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एंजाइम इनहिबिटर्स बताया था। तो उन ड्रग्स को जो एंजाइम को काम करने से रोके, उन ड्रग्स को हमने क्या कह देना है, एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पे हमने स्टडी ये करना है कि ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि वो ड्रग्स, वो दवाइयाँ जो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं उनको हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। लेकिन ये करती कैसे हैं, यानी ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम को काम करने से रोकती कैसे हैं, तो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो, पहले मैं आपको ना इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, फिर थ्योरी में जाते हैं। होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एंजाइम की जो कैविटी होती है वो इस शेप की होती है कि उसमें सबस्ट्रेट पूरी तरह से अच्छे से फिट हो जाए। सबस्ट्रेट की शेप और जो एक्टिव साइट होती है, यानी कैविटी जो होती है, उन दोनों की शेप्स जो होती है कंप्लीमेंट्री होती है। कंप्लीमेंट्री मतलब जब ये यहाँ पे एंटर करेगी तो ये इस पूरी जगह को पूरा कर देगी, कंप्लीट कर देंगी। इस तरह से शेप होती है। तो कई ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे ये देखो, ये ड्रग आ गई। तो कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप जो होती है वो पूरी सबस्ट्रेट की तरह होती है। तो ऐसे जब केसेस आ जाएगा, यानी ड्रग और जो सबस्ट्रेट है, इन दोनों को देखो, ड्रग और सबस्ट्रेट जो है, इन दोनों की शेप जो है, बनावट जो है वो एक जैसी है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम पहचान नहीं पाएगा। अगर ड्रग उसके पास आ गई तो उसको लगेगा ये तो सबस्ट्रेट ही है, और सबस्ट्रेट ही है तो इसीलिए इस ड्रग को वो अपने साथ जोड़ लेगा। लेकिन जुड़ने के बाद क्या होगा, कोई रेस्पॉन्स होगी ही नहीं। क्यों? रेस्पॉन्स तो तब होती ना, यानी कोई केमिकल रिएक्शन तो तब चलती ना जब कोई सबस्ट्रेट उससे आकर जुड़ा होता। तो ये एक तरीका होता है ड्रग का एंजाइम को काम करने से रोकने का। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेटा। देखो, होता क्या था, एंजाइम ये है, इसकी ये कैविटी है, कैविटी मतलब एक्टिव साइट। इस पे इसने किसको जोड़ना है, इस पे इसने जोड़ना है सबस्ट्रेट को। और जब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा तभी तो रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, वो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं, ऐसा करने से रोकती हैं, यानी इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे जुड़ने से रोकेंगी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है। तो ये ऐसा करती कैसी है, एक्चुअल में उन ड्रग्स का जो शेप है, जो उनकी बनावट है, या सिंपल वर्ड्स में मैं बोल दूं बेटा, वो ड्रग दिखने में भी कैसी है, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है। तो क्योंकि वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है, तो एंजाइम जो होता है वो अपनी एक्टिव साइट पे गलती से किसको जोड़ लेगा, ड्रग को जोड़ लेगा। लेकिन ड्रग जब जुड़ जाएगी, ये देखो इस तरह से, ये दिखा रहा है, ये देखो, लेकिन एंजाइम से अगर ये ड्रग इस तरह से जुड़ गई तो वो रिएक्शन नहीं होगी जो नॉर्मली सबस्ट्रेट के जुड़ने से होती थी। तो इस तरह से इस ड्रग ने इस एंजाइम को काम करने से रोक दिया। तो चलिए देखिए, अब इसको थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं क्या है। ड्रग्स कंपीट, कंपीट का मतलब वही हो गया जो मैं समझा रहा हूँ कि ये ड्रग क्या कर रही है, ये इस सबस्ट्रेट को कंपटीशन दे रही है। क्यों, कैसे? क्योंकि पहले तो ये सबस्ट्रेट ही होता है, लेकिन बॉडी के अंदर जब किसी पर्सन ने दवाई खाई हुई, ये ड्रग ले ली, तो उस ड्रग की शेप जो है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह है। तो एंजाइम जो है वो अब इसके बजाय इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। तो बेसिकली इस ड्रग ने किया क्या, इस सबस्ट्रेट को कंपटीशन दे दिया। पहले तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो हमेशा सबस्ट्रेट ही आके जुड़ता था। लेकिन इस ड्रग ने इस सबस्ट्रेट को क्या दिया, कंपटीशन दे दिया एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जुड़ने के लिए। तो वही ये कह रहा है कि ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट। किससे कंपटीशन, किससे कर रही है, सबस्ट्रेट से। किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो रहा है, फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ऐसी ड्रग्स जो हैं, ये ड्रग्स जिनकी शेप किसकी तरह है, सबस्ट्रेट की तरह, जिससे वो इस सबस्ट्रेट को कंपटीशन देती हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जुड़ने के लिए। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो कंपटीशन दे रही हैं सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जुड़ने के लिए, उनको हमने नाम दे दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्या नाम दे दिया, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये आ गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कहा ऊपर कि एंजाइम हम पढ़ के रहे हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो मैंने एंजाइम इनहिबिटर्स क्या बताया, वो ड्रग्स जो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं। तो इसके दो तरीके बताए मैंने। तो एक तो ये हो गया तरीका कि ड्रग की शेप जो है वो सबस्ट्रेट की तरह है और वो खुद जुड़ जाएगा, खुद जुड़ जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और ऐसे ड्रग्स को हमने कह दिया कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब एक और तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अब इसको भी आप ना पहले डायग्रामेटिकली समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है, ये एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है, एक बार फिर से बताता हूँ, ये एंजाइम जो है, इसको ध्यान से देखो। अब ये जो एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। लेकिन
इस एक्टिव साइट के अलावा यानी कैविटी के अलावा भी कोई और भी कैविटी हो सकती है। जैसे ये एक कैविटी बनी हुई है, ये एक कैविटी बनी हुई है इस एंजाइम में। तो कई बार क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर का यहाँ पे मतलब क्या है ये बेटा फिक्स कर लो। मैं आगे वीडियो को प्रोसीड करूँ इससे पहले ये अपने माइंड में फिक्स कर लो। यहाँ पे इनहिबिटर किसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है? इनहिबिटर वर्ड यूज़ हो रहा है ड्रग के लिए। ड्रग भी बोल सकते हो, दवाई भी बोल सकते हो, मेडिसिन बोलना है तो ड्रग भी बोल सकते हो, मेडिसिन भी बोल सकते हो। तो पर इंपॉर्टेंट ये है, ये इन मैंने लिख दिया है, इसको माइंड में अपने फिक्स कर लेना या अपनी बुक में यहाँ पे नोट ही कर लेना इसको कि इनहिबिटर वर्ड का यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? ड्रग के लिए या मेडिसिन के लिए। तो देखो दूसरे तरीके की बात करें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। होता क्या, ये एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है इसकी एक तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है? एक्टिव साइट है इसकी, और इसके अलावा एक साइट ये भी है। तो इनहिबिटर क्या करता है, वो एक्टिव साइट पे ना जुड़ के वो इस अलग साइट पे जुड़ जाएगा। और ये जो अलग साइट है इसको नाम दे दिया बेटा एलोस्टेरिक साइट। एक बार फिर से देख लो, ये पूरा क्या आ गया? एंजाइम आ गया। ये क्या चीज़ है? एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट वो होती है जिसपे नॉर्मली सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट को जुड़ना था। लेकिन एक एंजाइम में कोई एक्टिव साइट के अलावा भी छोटी और कैविटीज़ भी हो सकती हैं। तो वो जो एक्टिव साइट के अलावा जो कोई और कैविटी होगी उसको नाम क्या दे दिया? ये देखो एलोस्टेरिक साइट। क्या नाम दे दिया? एलोस्टेरिक साइट। तो इनहिबिटर का मैंने पीछे समझाया बेटा जोर देकर। इनहिबिटर मतलब ड्रग। तो इनहिबिटर क्या करेगा, वो एक्टिव साइट पे नहीं आएगा बल्कि वो कहाँ जाएगा? एलोस्टेरिक साइट पे जाएगा। और एलोस्टेरिक साइट पे जब जुड़ जाएगा, ये देखो इधर दिखाया हुआ है इस वाली डायग्राम में, देखो ये इनहिबिटर आ गया। ये इनहिबिटर इस एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ गया। तो इससे जुड़ने से क्या हुआ, उसने जो ओवरऑल एंजाइम था उसकी शेप को बदल दिया। इस एंजाइम को देखो और इसको देखो, यानी जब ये इनहिबिटर जो था ये एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ा तो इसकी शेप ही बदल गई। अब क्योंकि इस एक्टिव साइट की शेप बदल चुकी है तो इस पे जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो जुड़ ही नहीं पाएगा। इस तरह से इस ड्रग ने, इस इनहिबिटर ने इस एंजाइम को अपना जो नॉर्मल काम था यानी जिस सबस्ट्रेट को इस पे जोड़ना था उस सबस्ट्रेट को जुड़ने से रोक दिया। तो इस तरह से भी ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं। मैं थोड़ा और बताता हूँ इसमें। तो मेन बात क्या हुई बेटा, ये ड्रग है, ये इनहिबिटर ने क्या किया, एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ा, एक दूसरी साइट पे जुड़ा जिसको क्या नाम दिया? एलोस्टेरिक साइट। और जब वो जुड़ गया तो उसने जो एक्टिव साइट थी उसकी शेप ही बदल दी। अब मैंने पीछे भी आपको बताया कि एंजाइम में जो सबस्ट्रेट जुड़ता है तो वो जो कैविटी होती है यानी एक्टिव साइट की शेप और रिएक्टेंट की शेप, ये दोनों जो हैं कंप्लीमेंट्री होती हैं। मतलब इस तरह से हों कि दोनों फिट हो जाएं अच्छे से। लेकिन क्योंकि जब ड्रग जो है, इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ा तो उसने एक्टिव साइट की तो शेप ही बदल दी। जब शेप ही बदल गई तो उस पर अब जो नॉर्मल सबस्ट्रेट जिसको जुड़ना था वो यहाँ पे नहीं ज्वाइन होगा, ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये एंजाइम जो है अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो इस तरह से इस ड्रग ने इस एंजाइम को यूजलेस बना दिया, यानी इसके काम करने से रोका। तो वही हम स्टडी कर रहे थे, एंजाइम इनहिबिटर्स। मैं एक बार जल्दी से रिपीट करवाता हूँ। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या बताया था मैंने? वो ड्रग्स जो एंजाइम को काम करने से रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? दो तरीके हैं। एक ये बताया बेटा कि ड्रग की जो शेप है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होगी। सबस्ट्रेट की तरह होगी तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के बजाय ड्रग को जोड़ लेगा। और ड्रग जोड़ तो लेगा लेकिन बाद में पता चलेगा ये तो ड्रग है, ये सबस्ट्रेट तो है ही नहीं। सबस्ट्रेट नहीं है तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इस तरह से इस ड्रग ने एंजाइम को काम करने से रोक दिया। दूसरा तरीका क्या आया? ये एलोस्टेरिक साइट वाला। यहाँ पे क्या किया, ड्रग ने एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ा पर एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ा। यहाँ पे नहीं जुड़ा, एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ा। और इससे क्या हुआ, जो एक्टिव साइट की शेप थी वो बदल गई। शेप बदल गई तो अब इस पे जो सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट को यहाँ पे जुड़ना चाहिए था वो सबस्ट्रेट अब यहाँ पे जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि शेप तो बदल गई है। तो इस तरह से इस ड्रग ने या इस इनहिबिटर ने इस एंजाइम को भी काम करने से रोक दिया। तो ये चीज़ है बेटा। अब देखो इसमें थियोरेटिकली भी देख लेते हैं। Some drugs do not bind to the active site of enzyme, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ी। These bind to a different site of enzyme which is called allosteric site। ये जो साइट थी इसको क्या नाम दे दिया? allosteric site। This binding of inhibitor at allosteric site changes the shape of the active site in such a way that substrate cannot recognize it। यानी इससे शेप बदल गई तो जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट इसको पहचान ही नहीं पाएगा, यानी वो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। पहले तो देखो इस वर्ड को समझो, रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? रिसीव करना, मैसेज पकड़ने वाला। तो रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिसेप्टर्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल, क्रूशियल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं ये होते कहाँ हैं? कहता है सेल में। ये कहाँ होते हैं? ये रिसेप्टर प्रोटीन्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे। ये इस तरह से, जैसे ये पूरा ये आ गया, ये देखो ये पूरा आ गया सेल। तो ये बाहर की जो लेयर होती है सेल की, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? इधर इधर सेल मेम्ब्रेन के में इस तरह से धंसे हुए होते हैं। तो ये इसका ओवरऑल व्यू हो गया, और ये इसका छोटा एक और व्यू दिखाया है, ये वाला भी इस तरह से कहता। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन का इनर पोर्शन है। तो ये रहा रिसेप्टर प्रोटीन, यानी थोड़ा सेल के अंदर है और थोड़ा सेल के बाहर है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड यही चीज़ बेटा जो समझाई आपको कि थोड़ा सेल के अंदर और थोड़ा सेल से बाहर, इन सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पोजेसिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये वो चीज़ आ गई। क्या कह रहा है? ये देखो स्मॉल पार्ट, उसका छोटा पार्ट जो होता है जिसमें एक्टिव साइट, एक्टिव साइट अभी पीछे भी वर्ड यूज़ कर रहा था, मतलब जहाँ पे किसी केमिकल को, किसी सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए, वो कहाँ है? वो प्रोजेक्ट आउट, वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और वो ओपन भी कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले रीजन पे। ये देखो इस तरह से। इधर अंदर वाले रीजन पे ओपन होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी मैसेज आएगा वो तो बाहर से आएगा ना। जैसे आपके घर पे कोई पोस्ट आए, तो वो पोस्ट घर के अंदर से तो आप तक पहुंचेगी नहीं, घर से बाहर से ही आएगी ना किसी से। तो उसी तरह से कोई मैसेज अगर सेल के अंदर पहुंचना है तो बाहर से आएगा, इसीलिए बाहर से आएगा, तभी तो इसका जो रिसेप्टर प्रोटीन का माउथ है वो भी बाहर है। सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, आगे देखिए। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। बॉडी, हमारी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसफर होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। या न्यूरॉन्स वगैरह आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, कोई ज़्यादा अगर नहीं है याद है नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। सिंपल ऐसे याद रखो, सेल टाइप होते हैं, एक नर्व सेल्स जैसे याद हो आपको। तो ये मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे, और ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से करते हैं? थ्रू सर्टेन केमिकल्स। अच्छा, दीज केमिकल्स आर नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। इनको क्या कहना है हमने? केमिकल मैसेंजर्स। आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो ये केमिकल मैसेंजर जो हैं यही तो यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे? बाइंडिंग साइट पे। बाइंडिंग साइट कह दो, एक्टिव साइट कह दो, ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये है। अच्छा, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल। इससे क्या होगा? सेल को मैसेज मिल जाएगा और वो मैसेज सेल के अंदर तक पहुंच जाएगा। दस केमिकल मैसेंजर, यानी ये जो केमिकल था मैसेंजर, गिव्स मैसेज टू द सेल। उसने सेल को मैसेज दे दिया विदाउट एंटरिंग द सेल, यानी वो खुद सेल के अंदर नहीं गया। उसने तो जो रिसेप्टर प्रोटीन थी उसकी एक्टिव साइड जो थी, ये बाइंडिंग साइड जो थी, वहाँ पे आके उसको मैसेज दिया। आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो इसको ऐसे बोल दो बेटा, इस केमिकल मैसेंजर ने ये आया रिसेप्टर प्रोटीन के यहाँ पे माउथ पे, और इसको कुछ बता दिया, जो मंत्र देना था इसको वो दे दिया, और इसने वो चीज़ सुनी और सेल के अंदर पहुँचा दी, भाई ऐसी ऐसी बात है और ये चीज़ बनाओ या ये चीज़ बाहर निकालो, जो भी है वो सेल को मैसेज दे दिया। खुद वो अंदर नहीं आया, खुद वो देखो ये जुड़ा, ये देखो इस चीज़ को भी देखो, ये तो आ रहा है केमिकल मैसेंजर, ये एक्टिव साइट पे जुड़ने के जा रहा है, यहाँ पे जुड़ गया, ये देखो अंदर नहीं आया, वो बाहर ही है, वो सिर्फ यहाँ पे जुड़ा और इसने इसको कुछ कुछ बोला, और जो इसको समझ आई बात वो इसने, ये देखो ये सेल के अंदर मैसेज लग पड़ा भेजने, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो ये चीज़ है, तो ये है। और मैसेज जब अंदर पहुंच गया ना, ये देखो, तो उसके बाद ये जो केमिकल मैसेंजर था ये चला गया, इसने कहा अब कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब चलते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और
हर एक रिसेप्ट मतलब केमिकल के लिए अलग अलग रिसेप्टर भी है। ये देखो, इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर, रिसेप्टर जो है कई तरह के केमिकल्स जो मैसेज लेकर आते हैं उनसे जुड़ते हैं। दीज रिसेप्टर्स शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर, जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था कि मतलब हर रिसेप्टर अलग का जो केमिकल है वो अलग अलग है। मतलब आप ऐसे कह लो कि हर मैसेज रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। मतलब पूरी बॉडी में एक ही रिसेप्टर नहीं है, अलग अलग तरह के, मतलब जो मैसेज है मैसेज के ऊपर डिपेंड करेगा। हर अलग मैसेज के लिए हमारे पास अलग रिसेप्टर्स होते हैं।